रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से समझे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर कोई लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, जैसे मान लो यहाँ हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया, एक ग्लास स्लैब है और किसी सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, तो ये जो मीडियम होगा वो एयर होगा, एयर मीडियम से होके आ रही है और इस मीडियम में ये ग्लास मीडियम में इंटर करती है, ग्लास में भी ये ट्रेवल कर पाती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करना है, तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में आप लोगों ने सीखा होगा कि ऐसे सीधे निकल जाना था, इसको इस स्ट्रेट लाइन में ये निकल जाती है ऐसे, जबकि ऐसा नहीं होता। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये इंटर करती है तो इस सीधी लाइन में नहीं जाके क्या होता है, थोड़ा सा अपने रास्ते से बैंड होते हैं, थोड़ा सा अपने रास्ते से बैंड होते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करे और अपने रास्ते से थोड़ा सा बैंड हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये क्या है? रिफ्रैक्शन है। और ये मीडियम ग्लास मीडियम नहीं है। और कपड़ा का बेंड लगा के अपना भी बेंड लगाते हैं, तो ग्लास से कपड़ा का बेंड होने का अपना भी बेंड लगाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड। एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, मतलब ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है ना। और ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है, मतलब ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी अधिक है। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है लाइट, तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है, वैक्यूम या एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको हम जानते हैं क्या होता है। वैक्यूम में और एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको हम कहते हैं लगभग 3 मीटर पर सेकेंड। ये सी का वैल्यू होता है, यानी कि वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड होती है। तो इस स्पीड से जब ये आती है, एयर में चल रही है, तो इसी स्पीड से चलेगी। और जैसे ही क्या होता है, ये इंटर करती है ना, ग्लास मीडियम हो या कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, वाटर ही हो, एयर से आके जब इंटर करती है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इंटर करती है तो होता क्या है कि इसकी स्पीड स्लाइटली लो हो जाती है। और स्पीड स्लाइटली लो होने की वजह से ये थोड़ा सा झुक जाती है, यानी कि जो सीधे रास्ते से चल रही थी उस रास्ते से थोड़ा सा अलग हट जाती है। और यही जो थोड़ा सा अलग हटना है, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन खींच दें तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल, है ना। और तब उस तरह से ये जो एंगल नॉर्मल और आने वाली रे यानी इंसिडेंट रे के बीच बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, राइट। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और इसको कहेंगे हम क्या? रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये इंसिडेंट रे हो गई इस केस में। इंसिडेंट रे हो, राइट। इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब कुछ कंडीशंस देखते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस को देखते हैं जो यहाँ पे जानना जरूरी है। जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है ना,
इस ग्लास स्लैब में कोई लाइट रे आके स्ट्राइक करती है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में जाती है, जहाँ पे स्ट्राइक पॉइंट है वहाँ पर नॉर्मल की चीज़ है, इसको हम N1 कहते हैं, N1 है ना। तो होगा क्या, ये रेयर मीडियम है, एयर है, और ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है। तो होगा क्या, लाइट यहाँ थोड़ी सी बेंट होके यहाँ तक सीधी स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, यहाँ से फिर दूसरे मीडियम में ये एंटर करता है, यहाँ से फिर दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, यानी एयर में फिर से एंटर करेगी, ये फिर से हमारा एयर है ना। तो यहाँ एक और नॉर्मल हम इस पॉइंट में खींच सकते हैं, इसको हमने कह दिया N2, ये दूसरा नॉर्मल। तो अभी हमने देखा कि एयर से यानी कि रेयरर मीडियम से ग्लास में डेंसर मीडियम में जब ये इंटर हुई तो किधर रुकी, नॉर्मल की तरफ, यानी स्पीड स्लाइटली कम। फिर इसकी स्पीड क्या होगी, जैसे ही ये एयर में इंटर करेगी वैसे ही क्या होगा, फिर से इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर इसके पैरेलल डायरेक्शन में ये फिर से अवे टू द नॉर्मल, तो उसी रास्ते पे निकलेगी, बस गिलास में बैलेंस बिगड़ेगा। हाँ, ग्लास में वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुकेगी और उसके बाद फिर वो उसी रास्ते को पकड़ के जितना जो है झुकी थी उतना एंगल से फिर से, यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर है, समझ ना। तो फिर से एयर में आए। तो यहाँ दो बातें क्लियर है। पहली बात क्या क्लियर हुई, अब ये जो एंगल आर है यहाँ पे ये एंगल आई होगा, है ना, और यहाँ पे एंगल आर होगा, और ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। अब ये पहला मीडियम हो गया, इन दोनों के केस में अगर देखेंगे तो ये पहला मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, और एयर से जब इंटर करेंगे तो ये पहला मीडियम हुआ, नंबर 1 मीडियम, और इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये नंबर 2 मीडियम हो गया। अब यहाँ पे इसी मीडियम में ये ट्रेवल कर रही है तो ये मीडियम नंबर 1 हुआ, और ये मीडियम क्या हो गया, नंबर 2 मीडियम हो गया। ओके, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये इंटर करती है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड में चेंजिंग होती है, और स्पीड में चेंजिंग होने की वजह से या तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है या फिर वो नॉर्मल के आगे जाती है ना। तो दो बातें यहाँ हमको क्लियर हुई, है ना। पहली बात क्या क्लियर हुई कि व्हेन लाइट रे इंटर इन डेंसर मीडियम, किस मीडियम, डेंसर मीडियम में फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से होके जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। आपने देखा यहाँ नॉर्मल के तरफ झुक गई। दूसरी बात क्या हुई, व्हेन लाइट रे इंटर इन रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम it went away from the normal। नॉर्मल से दूर जाती है। अगर रेयरर से डेंसर में इंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर है। अब एक तीसरे कंडीशन को बोलते हैं थर्ड कंडीशन, और ये हमारा ग्लास स्लैब है ना, और यहाँ से एक रे आके इंटर कर रही है एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एकदम सीधा, है ना। ये मीडियम 1 हो गया, एयर हो गया, और ये ग्लास हो गया। ओके, तो उस समय स्पीड तो इसकी जरूर डाउन होगी, लेकिन ये एकदम सीधा वैसे ही निकलेगी। अगर 90 डिग्री पे है कहीं बेंड नहीं है, ऐसे ही सीधा निकल जाएगा। ये एक थर्ड केस है। सर गिलास में स्पीड कम होगा, स्पीड तो कम होगी लेकिन कहीं इधर उधर बेंड नहीं होगी, उसी सीधी लाइन में ये और 90 डिग्री तो अब सीधी 90 डिग्री पे अगर आके स्ट्राइक करे सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो ये 3 कंडीशन हो गया। अगर लाइट रे एंगुलर पड़ रही है तो 2 कंडीशन हमने बताया, उसका एंगल 90 डिग्री से कम है सरफेस से, तो सरफेस से अगर 90 डिग्री से कम है
तो जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, यस सर, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो और इधर नॉर्मल जाएगी। लेफ्ट राइट कैसे? ना लेफ्ट राइट नहीं, नॉर्मल से दूर हटना, नॉर्मल के पास आना, नॉर्मल से दूर हटना और नॉर्मल के पास आना। तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ होगी, और स्पीड कम होगी कब कम होगी, जब मीडियम की डेंसिटी अधिक होगी पहले वाले से, तो स्पीड कम होगी तो नॉर्मल की तरफ रुकेगी, स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर। सर किसका स्पीड ज़्यादा था, मीडियम का है? मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मान लो आप किसी घने रोड पे जा रहे हो, तेजी से अपनी बाइक से निकल रहे हो, तो क्या होगा, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वही यहाँ भी होता है, जब मॉलिक्यूल्स का जो है स्पीड, जैसे जो मॉलिक्यूल्स रास्ते में हैं, लाइट के रास्ते में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर ज़्यादा क्लोज हैं तो इसकी स्पीड स्लाइटली कम हो जाएगी, यानी डेंसिटी मीडियम की अधिक है तो स्पीड लाइट की थोड़ी सी कम होगी, और अगर डेंसिटी कम है तो थोड़ी सी अधिक होगी। ये बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बहुत थोड़ा का अंतर होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, इसीलिए ये माइनर वेंटिलेशन है। आप कई चीज़ों को आपने देखा होगा इसके इफेक्ट में। जैसे होता क्या है कि अगर एक ग्लास में आप पानी ले रहे हैं और इस अपने पेन को निकाल के उसके टिप को अंदर डालें तो वो देखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, यस सर, वो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से टेढ़ा दिखेगा, है ना। उसी वाटर में अगर जो है शीशे का ग्लास आपने रखा हुआ है, एक कॉइन को डालें, तो अगर एक कॉइन को डालेंगे तो जो एक्चुअल डेप्थ है उससे थोड़ा ऊपर दिखेगा, किसकी वजह से, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, है ना। ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है। जैसे एंगुलर लाइट जो पहल होगी वो क्या होगा, एकदम सीधे से जाके थोड़ा सा बेंड होगी तो ये अंदर झुका हुआ भाग जो है आपके पेन का टिप जो आपने डाला हुआ वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा। सर वो चीप आगे फेंकते हैं तो भी सर मतलब दिखता है। वो तो विजुअलिटी उसकी सिर्फ इसलिए है क्योंकि लाइट उस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अगर उस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वहाँ पे जो थिंग्स है वो आपको विजुअल होगा, वो आपको दिखाई देगा। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इफेक्ट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे दो लॉ हमने रिफ्लेक्शन की पढ़ी थी, उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ हम जानते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, सेम है ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, वहाँ रिफ्लेक्टेड कहते थे, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ऑन लाइन सेम ऑन ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में, सर ये बराबर होगा, है ना, ऑल लाइन ऑन सेम। दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेशियो लिखो, है ना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इक्वल नहीं बेटा, कांस्टेंट मीन्स साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जब आप पढ़ते हो मैथ्स में बेटा तो क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। अब इसमें अगर ये हम थीटा ले लें, एंगल ले लें, छोटा सा एंगल ले लें, है ना, तो फिर होता क्या है, ये 90 डिग्री है, इसको हम ए बी सी कहें तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनस, है ना। इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको बी से, इसको एच, राइट। तो ये इन तीनों आर्म के आपस में 6 रेशियो जो हमको मिलता है, 6 रेशियो। जैसे इसका इसके साथ अगर रेशियो ले लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर दिया तो उसको साइन कहते हैं, है ना। बेस को हाइपोटेनस से अगर रेशियो बेस का हाइपोटेनस के साथ रखा तो उसको कास कहते हैं,
अब परपेंडिकुलर का बेस से लिया तो इसको tan है, और 3 रेशियो इसके उल्टा हो जाता है। tan का उल्टा काट होता है, यानी बेस टू परपेंडिकुलर, है ना। और सेक जो होता है वो पास का उल्टा, बेस टू हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस पास हो गया, और हाइपोटेनस बाई बेस सेक। उसी तरह हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कोसेक। ये 6 रेशियो होता है। तो उसमें पहला रेशियो जो होता है L/H का, उसको हम साइन है ना। फिजिक्स में नहीं चलता है, फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं चलता है ना। मैथ्स साथ में रखना होता है, बिना इंक्लूड किए फिजिक्स एक लाइन आगे नहीं बढ़ता, बिना मैथ्स के वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो कुछ बेसिक मैथ्स तो आपको जानना ही होगा। फिजिक्स सीखना है अगर अच्छी तरह से, तो बेसिक मैथ्स भी अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। तो मैथ्स के जो कुछ बेस हैं वो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही जो कांस्टेंट मिलता है ना, साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू जो मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, निश्चित नंबर मिलता है, नियत अंक मिलता है। कांस्टेंट का मतलब एकदम नियत अंक, एकदम स्थिर अंक। मतलब वो अगर मीडियम नहीं बदले, हम दोनों मीडियम सेम रहे तो हर जगह हमको वो रेशियो एक सा मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। हर जगह हम एयर और ग्लास को लेके चले, चाहे यहाँ एक्सपेरिमेंट कराएं चाहे कहीं और कराएं, तो दोनों का जो रेशियो साइन का मिलेगा हमको बराबर मिलेगा, वो हमेशा इक्वल है ना, हमेशा एक जैसा मिलेगा, हमेशा निश्चित मिलेगा, निश्चित हो, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसको कहेंगे, ये जो कांस्टेंट मिलता है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसको हम n से शो कर सकते हैं। मीन्स हम कहेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n। ये n क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है दूसरे लॉ से। दूसरा जो लॉ है वो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और टर्म में जानते हैं, है ना। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहला तो हमने जाना कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है ना। ये पहला पार्ट। अब हम स्पीड की तुलना में, ये साइन आई और साइन आर दोनों में जो वेरिएशन होता है वो लाइट की स्पीड की वजह से होता है। स्पीड में वेरिएशन होने की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफर फ्रॉम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको दूसरे टर्म में भी हम फाइंड आउट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के टर्म, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in a medium to speed of light in a medium to speed of light in other medium, है ना। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in one medium by speed of light in other medium, है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना ये है कि किस मीडियम को किस मीडियम से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अब यहाँ देख लेते हैं, मान लिया कि यही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होगा, ये लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, ये नॉर्मल हो गया हमारा, और यहाँ ग्लास में इंटर कर रही है ना। तो ये आई होगा, एंगल आई, और ये एंगल आर होगा। अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है ग्लास का, है ना। यानी ये मीडियम 1 हो गया,
मीडियम 1 हो गया क्या, एयर, एयर, और ये मीडियम 2 हो गया क्या, ग्लास, ग्लास, है ना। और हमको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि एयर का तो ऑलमोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना। तो ग्लास का फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to एयर। एयर की तुलना में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम एयर जो ये मीडियम है इसको ऊपर रखें, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर रखना है। तो हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास। और किसका मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला ग्लास। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड आउट करना है उसमें जो लाइट की स्पीड है उससे हम पहले मीडियम की लाइट की स्पीड को डिवाइड करें, है ना। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब वही अगर इसके अपोजिट करना है, मान लो कि एयर को हम क्या कहें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसको हम रखें एन ऑफ ग्लास तो हमको क्या मिला, ये फार्मूला मिला। और वही अगर हम कहें एन ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो अब एयर का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्लियर है। उल्टा करेंगे, एयर निकाला तो उल्टा हाँ, करके एयर का निकालेंगे तो एयर में जो लाइट की स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ग्लास में जो स्पीड है उससे एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको डिवाइड डिवाइड करेंगे, करेंगे। है ना। मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से क्या, एन ग्लास इज इक्वल टू 1/n एयर, कह सकते हैं ना। Yes. या फिर कह सकते हैं n एयर इज इक्वल टू 1/n ग्लास। एक दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल, Yes. समझ में। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आज इतना ही आप दोहराएंगे, ठीक है। एक चीज और बता देंगे आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। Yes. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम कहते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको अगर हम किसी मीडियम में लाइट की स्पीड से डिवाइड करें तो हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट Air. इन अदर मीडियम, किसी भी मीडियम, इन अदर मीडियम, है ना। समझा, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, Medium. है ना। तो ये हमेशा 1 होता है, इट इज ऑलवेज मोर देन 1, मोर देन One. 1, ये हमेशा मोर देन 1 होता है। सर, इसमें- लेस देन 1 कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता। जैसे एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 है, Yes. थोड़ा सा वैक्यूम से कम होता है लेकिन उसको हम मान लेते हैं कि वैक्यूम के बराबर है, तो नियरली 1 है। वैक्यूम में सबसे अधिक लाइट की स्पीड होती है, तो उससे अधिक लाइट की स्पीड किसी दूसरे मीडियम में नहीं हो सकती। तो हमेशा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आता है वो 1 से अधिक ही आता है, 1 से कम कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल जैसे लाइट का हम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1,
है ना। अब मान लिया कि एयर में लाइट एंटर कर रही है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10 इज रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा, उसको डिवाइड करेंगे एयर से, तो 3 × 10 इज रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया तो 1 है, यस 1 से नीचे तो है नहीं, एब्सोल्यूट, है ना। तो 1 से नीचे कभी नहीं हो सकता एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में ना स्पीड कभी उसमें अधिक हो सकती है और ना ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कभी 1 से लेस हो सकता है। ओके, आज इतना ही दोहरा लेना।